Hello everyone, welcome you all at the Nimbus Learning or Business Academy. I welcome you on the lecture series of interview guidance program. So in this lecture, I will discuss some important questions regarding the metal forming operations. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, metal forming operations से जुड़े जितने भी important interview questions हैं, वो हम इस lecture में discuss करने वाले हैं. Yes ना? तो come to the first question is describe the metal forming process. ये बोल रहा है कि मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस क्या होता है, यू नो. सो एज यू ऑल ऑफ नो, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस इज जस्ट काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. इन दिस प्रोसेस वी हीट अप द मेटल, we have to heat up the metal above the solidus temperature and then we applied the force और जैसा भी हमें शेप में डालना है उस शेप में हम कहीं ना कहीं उस वर्क पीस को डाल देते हैं और कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर हम सरफेस को जनरेट कर देते हैं. दिस इज सिंपली योर मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस. ओके, सो in this kind of process volume of workpiece is not changed. आपका वॉल्यूम ना तो कम होगा ज्यादा होगा. It is not a machining process, it is metal forming process. और इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, बेसिकली कांस्टेंट रहने वाला है. इट इज जस्ट यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, है ना. जैसे मान लीजिए अगर हम इन प्रोसेसेस की बात करें तो लाइक योर रोलिंग प्रोसेस, लाइक योर फोर्जिंग प्रोसेस, लाइक एक्सट्रूजन प्रोसेस, बात करें शीट मेटल ऑपरेशंस, दे ऑल आर बेसिकली व्हाट द मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस. ओके, सो दिस इज बेसिकली व्हाट द मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस. अब पूछेगा भाई आपने जैसे कहा है कि इन मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस वी हीट अप द मेटल, तो ये हीट हम कहां तक करेंगे? ये हीट हम तब तक करेंगे माय डियर जब तक कि प्रॉपर आपका रिक्रिस्टलाइजेशन नहीं हो जाता. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन माय डियर फ्रेंड? रिक्रिस्टलाइजेशन जस्ट अ टेम्परेचर वेयर द स्ट्रेंथ, जो आपके स्ट्रेस आए हैं कोल्ड वर्किंग, जो जब आपने कोल्ड वर्किंग की किसी मेटल का, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर वर्कपीस में जो स्ट्रेस है वो रिमूव हो जाए. जो आपके न्यू ग्रेन्स डेवलप हो जिसके अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेन नहीं हो, उनको बोलते हैं अपन इक्वी एक्स ग्रेन्स, जिसके अंदर आपके स्ट्रेंस नहीं होते हैं, जीरो स्ट्रेंस. उन पर्टिकुलर न्यू डेवलप्ड जब आपके स्ट्रेंथ होंगे तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर मटेरियल की डक्टिलिटी आपकी बढ़ जाती है, आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, जिसकी वजह से आप उस पर्टिकुलर मटेरियल को किसी भी शेप में आराम से दे सकते हो, कोई भी आप सरफेस बना सकते हो. दिस इज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट द मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस. ओके, दिस काइंड ऑफ आंसर एक्सेप्टेड इन द इंटरव्यू गाइडेंस. ओके, नाउ सेकंड वन, what is the main difference between hot working and cold working? Now जैसे ही मेटल फॉर्मिंग शुरुआत हुई तो फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन hot working and cold working? What is the meaning for that? So this term is hot working is basically what? Hot working क्या होती है? जब आप किसी भी वर्कपीस को उसके RX टेम्परेचर, इसको हम बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक गर्म करने के बाद अगर आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसे बोलते हैं अपन कहीं ना कहीं हॉट वर्किंग प्रोसेस. मतलब गर्म करने के बाद उसके ऊपर वर्क किया जा रहा है ताकि उसमें न्यू ग्रेन्स बने, यस ना, न्यू स्ट्रेन फ्री ग्रेन्स बने, और तो और उसकी डक्टिलिटी क्या हो, इंक्रीज हो, और मैं कह सकता हूं क्या स्ट्रेंथ क्या हो, स्ट्रेंथ उसकी डिक्रीज हो जाए, टफनेस इंक्रीज हो जाए. इसको हम बोलते हैं हॉट वर्किंग प्रोसेस. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोल्ड वर्किंग? कोल्ड वर्किंग की बात करें तो कहीं ना कहीं अगर आप रूम टेम्परेचर पे, या अगर मैं बात करता हूं कि उसको गर्म ना करते हुए अगर आपने उस पर्टिकुलर RX टेम्परेचर क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के नीचे अगर किसी भी वर्कपीस पे वर्किंग किया है, किसी को शेप में डाला है ना, इन कोल्ड कंडीशन, नॉट हीट अप टू द RX टेम्परेचर, नो. सो इसे हम बोलते हैं कोल्ड वर्किंग प्रोसेस. नाउ व्हाट आर द वेरियस डिफरेंस बिटवीन द हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग? आई कैन से व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हॉट वर्किंग, कोल्ड वर्किंग. हम इसकी बात कर लेते हैं. अगर हम हॉट वर्किंग प्रोसेस की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें स्ट्रेस कम होगा, स्ट्रेन हार्डनिंग कम होगी, यस और नो, डक्टिलिटी आपकी इंक्रीज होगी. वहीं अगर मैं कोल्ड वर्किंग की बात करूं तो स्ट्रेन हार्डनिंग हो सकती है, यस ना, बिकॉज ऑफ पाइल अप ऑफ डिसलोकेशन, लाइक योर सेसाइल डिसलोकेशन की वजह से आपकी, मैं कह सकता हूं क्या, स्ट्रेंथ बढ़ सकती है ना. कहीं ना कहीं आपके क्रैक का प्रोपोगेशन भी हो सकता है इन द कोल्ड वर्किंग. अगर हम बात करें सरफेस फिनिश का, प्लीज थिंक ऑफ इट, सरफेस फिनिश का बात करें तो पूछेगा सरफेस फिनिश हॉट वर्किंग में अच्छी होती है या कोल्ड वर्किंग में? सो माय डियर फ्रेंड ध्यान रखिएगा, सरफेस फिनिश इज गुड इन कोल्ड वर्किंग, नॉट इन हॉट वर्किंग, बिकॉज इन हॉट वर्किंग प्रोसेस व्हेन यू हीट अप द मटेरियल above the RX temperature, then many kinds of contaminants like your atmospheric impurities are attracted toward the hot workpiece, and that's why the surface finish is not good in the hot working process. As well as in the hot working process my dear, when you heat up the metal then strength will be less. So some kind of accuracy आप उसमें नहीं ले पाएंगे because बहुत ज़्यादा वहाँ पे मटेरियल फ्लो होगा.
tendency of metal flow is very very high in the hot working process. That's why accuracy is not good obtained from the hot working process. Apart from this, in the cold working, accuracy and surface finish you obtain from the cold working is good. Clear? Now अगर हम बात करें माय डियर हॉट वर्किंग का, तो एनी काइंड ऑफ ब्रिटल मटेरियल्स यू कैन फॉर्म विद द हॉट वर्किंग प्रोसेस. सम उसमें अगर आप स्ट्रेंथ को कम कर देंगे, कुछ एक्सट्रूजन के प्रोसेस भी जस्ट लाइक योर हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन, उससे आप ब्रिटल वर्क पीसेस को भी कहीं ना कहीं फॉर्म कर सकते हैं, है ना. तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ हॉट वर्किंग ओवर द कोल्ड वर्किंग. नाउ अगर हम बात करें कि भाई अगर कास्टिंग से आपका प्रोडक्ट आया है और कहीं ना कहीं उसके ऊपर ब्लो होल्स वगैरह हैं, तो हॉट वर्किंग करने से जो भी आपके अंदर होल्स हैं, है ना, जो भी वर्कपीस के अंदर होल्स हैं, आई कैन से वो सब पोर अप, जो पोर्ट्स वगैरह हैं वो फिल हो जाते हैं. लेकिन कोल्ड वर्किंग में वो पोर्ट्स हैं, आज मैं कहूँ जो होल्स हैं, वो आपके क्रैक में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो these differences you must aware with the, है ना. ओके, सो दिस इज मेन डिफरेंस बिटवीन द हॉट वर्किंग एंड माय डियर कोल्ड वर्किंग. सो व्हाट इज द मेन डिफरेंस कि सर अगर किसी मेटल को उसके क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर गर्म करके फिर उसके ऊपर अगर वर्किंग करते हैं, दिस इज बेसिकली व्हाट हॉट वर्किंग. अगर RX टेम्परेचर के नीचे अगर उसे आप वर्किंग करते हैं तो उसे बोलते हैं अपन कोल्ड वर्किंग प्रोसेस. यही है आपका मेन डिफरेंस बिटवीन हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग. और कभी पूछते हैं भाई व्हाट इज द RX टेम्परेचर, ये आप जो बोल रहे हो कि क्रिस्टलाइज टेम्परेचर होता क्या है सर एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें जो भी आपके कोल्ड स्ट्रेसेस हैं, या मैं कहूं जो कोल्ड वर्किंग से होने वाले स्ट्रेसेस हैं वो रिमूव होते हैं. आपके न्यू ग्रेन्स आपके क्रिस्टलाइज होते हैं. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर. जो ग्रेन्स बनने वाले हैं दे आर बेसिकली व्हाट स्ट्रेन हार्ड, दे आर बेसिकली व्हाट स्ट्रेन फ्री ग्रेन्स. That's why ductility gets increased. That's why the material gets easily formable. ठीक है ना. तो ये होता है आपका RX टेम्परेचर. आई थिंक यू शुड अवेयर विद दिस कंसेप्ट. नाउ yes, give the examples where cold working process preferred and why. ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स है, या मैं कहूँ ऐसे कौन से मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस हैं जिसमें कोल्ड वर्किंग प्रोसेस ही करना है, आप हॉट वर्किंग नहीं कर पाओगे. देखो अगर हम बात करें जहां पे भी आपको एक्यूरेसी का नीड है, यस ना, जहां पे भी आपको डायमेंशनल एक्यूरेसी का नीड है ना, आपको स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, देन यू अप्लाई ओनली द कोल्ड वर्किंग प्रोसेस. अगर हम बात करें ऐसे आपका हो गया थ्रेड रोलिंग, है ना, अगर मान लीजिए आपका हो गया थ्रेड रोलिंग, अगर आप थ्रेड रोलिंग कर रहे हैं तो यू नो दैट द थ्रेड्स जो आप थ्रेड्स बनाने वाले हैं इट शुड बी वेरी वेरी एक्यूरेट, बिकॉज आप जो थ्रेड बनाने वाले हैं कहीं ना कहीं उसको असेंबल करने वाले हैं किसी के साथ, तो ना थ्रेड कहीं ना कहीं आपका एक्यूरेटली बनना चाहिए. और वहां पे अगर ज्यादा मटेरियल फ्लो हो गया तो एक्यूरेट थ्रेड नहीं बन पाएंगे. सो इन द कोल्ड वर्किंग in thread rolling process cold working process is employed. It is preferable because dimensional accuracy जो आपको चाहिए वो 100% अच्छी चाहिए, है ना. That's why we prefer the cold working operations on the thread rolling process. Yes, so apart from this, in your wire drawing process, in wire drawing process also my dear, we applied cold working process because we want accurate size of wire, and in this kind of operations, in forming operations, the stress value goes beyond the yield stress and up to the ultimate stress, please think of it. So wherever the dimensional accuracy we required very very more, अगर आपको dimensional accuracy ज़्यादा चाहिए, in that condition my dear, अगर आपको स्ट्रेंथ देना चाहिए, in that condition आप कोल्ड वर्किंग को बेसिकली प्रिफरेबल करेंगे एज कंपेयर टू हॉट वर्किंग प्रोसेस. क्लियर? नाउ द क्वेश्चन इज देयर एनी काइंड ऑफ स्लिप इन रोलिंग? इफ यस देन डिफाइन देम. यस, बिल्कुल सही बात है. अगर हम बात करेंगे रोलिंग प्रोसेस का, तो इन द रोलिंग प्रोसेस, यस सर, देयर इज टू टाइप्स ऑफ स्लिप. फर्स्ट वन इज अबाउट द बैकवर्ड स्लिप एंड सेकंड इज अबाउट द फॉरवर्ड स्लिप. अब ये बैकवर्ड स्लिप कब होती है और फॉरवर्ड स्लिप कब होती है? यू नो, इफ यू सी दिस इज बेसिकली फॉर द रोलर्स. सपोज कीजिए आपके रोलर्स हैं और यहाँ पे आपका वर्कपीस जो है वो आता है ना, दिस इज फॉर योर शीट, है ना. जैसे ही ये वर्कपीस यहाँ पे आएगा और यहाँ से रोल होते हुए आगे जाएगा, यस और नो, so thickness get reduced my dear. Now when the workpiece is just entered in this point, यहाँ पे जैसे ही आपका जो वर्कपीस एंटर होता है, at this point my dear, velocity of roller is more than velocity of workpiece.
Yes, na? Is that point velocity of velocity of roller is more than velocity of workpiece, because thickness of workpiece is more at that time. So if there is velocity difference between the roller and workpiece, then it is basically called the backward slip. इसको हम बोलते हैं backward slip. अब जैसे जैसे ये आपका वर्कपीस आगे जा रहा है, वैसे वैसे मैं कह सकता हूँ कि इसकी थिकनेस कम होती जा रही है, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ पहुंचने में मैं कह सकता हूँ क्या रोलर का स्पीड क्या है, ज्यादा है. एक प्लेन ऐसा आएगा माय डियर, जिसमें आपका रोलर का वेलोसिटी, यहाँ पे तो मैं कह सकता हूँ क्या, यहाँ पे रोलर का जो वेलोसिटी था वो ज्यादा था वर्कपीस से. एक प्लेन ऐसा आएगा जहां पे सपोज कीजिए रोलर का वेलोसिटी क्या होगा, वर्कपीस की वेलोसिटी के बराबर होगा. लेकिन जस्ट इसके बाद अगर आप देखें एट द एग्जिट पॉइंट, एट द एग्जिट पॉइंट velocity of workpiece is more than velocity of the roller. So at the exit point the slip, this is, suppose कीजिए this is your deformation zone. If this is deformation zone, so there is neutral plane. So यहाँ से यहाँ तक जो आएगा इसे बोलते हैं अपन backward slip. This is what the backward slip. Suppose this is the deformation zone. This is deformation zone. So I can say that this is in this type of condition, neutral plane is what, this is neutral plane. So in this type of zone, I can say that the velocity of roller is more than velocity of workpiece. Then in that zone, backward slip happened. Neutral plane पे क्या होगा? There is no kind of slip, because velocity of roller is equal to velocity of workpiece. But after the neutral plane, velocity of roller is less than velocity of workpiece. It means velocity of workpiece is more than velocity of roller. Okay, in that condition, the forward slip is there. So इस जोन को जहां पे आपका वर्कपीस का वेलोसिटी क्या है माय डियर, कम है, रोलर का ज्यादा है, इसको हम बोलते हैं लैगिंग जोन. और इसमें ही होती है आपकी बैकवर्ड स्लिप. ओके, और this particular plane is what, neutral plane, where velocity of roller is equal to velocity of workpiece, and this zone velocity of workpiece is greater than velocity of roller. This is basically leading zone. इसको हम बोलते हैं लीडिंग जोन. और यहाँ पे क्या होता है आपका फॉरवर्ड स्लिप होता है. यहाँ पे क्या होता है, आपकी फॉरवर्ड स्लिप होती है. सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्लिप हैपन. Yes, there are two kinds of slip happen in the rolling process: backward slip and my dear forward slip. Okay. So the next question in front of you is what are the rolling defects? Explain the wavy edges. Now अगर हम बात करें rolling defects की, there are various kind of defects in rolling, like your wavy edges, like your zipper cracks, like your edge cracking and एलिगेटरिंग, या हम इसे बोलते हैं क्रोकोडाइल क्रैक. सो यहाँ पे हम ये देखने वाले हैं कि व्हाट विल बी द रोलिंग डिफेक्ट्स. रोलिंग डिफेक्ट में ये पूछा है कि भाई वेवी एजेस क्या होंगे, हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सपोज कीजिए माय डियर, आपके पास कुछ ऐसे, ये आपके पास मान लीजिए दो रोल्स हैं. दे आर बेसिकली व्हाट, टू रोल्स, और ये आपका वर्कपीस है. ठीक है, दिस इज बेसिकली व्हाट द वर्कपीस. नाउ अगर मान लीजिए ये वर्कपीस जो है बहुत हार्ड है, इसका स्ट्रेंथ माय डियर मान लीजिए बहुत ज्यादा हो गया, तो मैं कह सकता हूं क्या, अगर वर्कपीस का स्ट्रेंथ ज्यादा हो गया, अगर स्ट्रेंथ नहीं था ज्यादा, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जो एज का थिकनेस है, मैं कह सकता हूं कि सेंटर का थिकनेस भी सेम था. लेकिन अगर यहाँ पे इफ वर्कपीस स्ट्रेंथ इज मोर, यदि यहाँ पे वर्कपीस का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूं क्या, आपके रोल क्या कर गए, बेंड कर गए, है ना, जिसकी वजह से आपके रोल क्या कर गए, बेंड कर गए. नाउ अगर यहाँ पे रोल बेंड कर जाते हैं तो क्या होगा, ये मैं कह सकता हूं कि आपका अब जो वर्कपीस निकलने वाला है उसका थिकनेस पर्टिकुलर लेंथ के लिए सेम नहीं होगा, है ना, पर्टिकुलर विड्थ के लिए आपका थिकनेस सेम नहीं होगा. तो इन दैट केस माय डियर, इन दैट केस आप देख पा रहे हैं जो एज का थिकनेस है और ये जो सेंटर का थिकनेस है, अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो सेंटर थिकनेस is my dear, in that condition center thickness is less than the edge thickness. Yes ना, center thickness ज्यादा हो गई, edge thickness कम हो गई, उल्टा लिखा है यहाँ पे. Okay, in this condition I can say that edge thickness is less than what, center thickness. क्या हो गया, ज्यादा हो गई. अब अगर सेंटर का थिकनेस ज्यादा हो गया, जहां पे थिकनेस ज्यादा, वहां पे मैं कह सकता हूं क्या, मटेरियल का वेलोसिटी कम होगा.
यस, जहां पे थिकनेस कम वहां पे वर्कपीस में का जो फ्लो है वो क्या होगा, कम होगा। माय डियर, जहां पे भी थिकनेस आपका ज्यादा होता है वहीं इन दैट कंडीशन जो फ्लो ऑफ वर्कपीसेस है वो क्या होगा, कम होगा। जहां भी थिकनेस कम होगा फ्लो क्या होगा माय डियर, ज्यादा जल्दी होगा। सो इस वजह से माय डियर क्या होता है, आप देख पाएंगे इस शीट को, यहां से आप देखेंगे दिस इज बेसिकली व्हाट द वेवी एजेस। तो इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि एज पे अगर आपकी थिकनेस कम है, यस ना, अगर एज पे आपकी थिकनेस कम हो गई ड्यू टू रोल बेंडिंग, जो वर्कपीस आपका निकल रहा है, अगर एज पे आपकी थिकनेस कम है तो मैं कह सकता हूं क्या, मटेरियल का फ्लो बहुत जल्दी हो गया। लेकिन यहां अगर मैं सेंटर की बात करूं तो वहां पे मैं कह सकता हूं क्या, वर्कपीस का फ्लो की वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, बिकॉज वहां पे ज्यादा मटेरियल है। आपका जो बेसिकली एज है वो, आपको जो एज है वो चाह रहा है कि मुझे मटेरियल दो, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है। लेकिन जो बीच में आपका जो मटेरियल है उसकी वेलोसिटी कम है, बिकॉज उसका थिकनेस क्या होगा, ज्यादा होगा। दिस काइंड ऑफ सिचुएशन में क्या होगा, ये जो आपको एजेस दिखाई दे रहे हैं इनको ही हम बोलते हैं वेवी एजेस। इसको हम क्या बोलते हैं, वेवी एजेस, ड्यू टू जहां पे आपकी थिकनेस कम है एट द एजेस वहां पे कंप्रेशन स्ट्रेस लगेगा, और जहां पे आपका थिकनेस ज्यादा है वहां पे टेंसाइल स्ट्रेस लग जाता है, जिसकी वजह से आपको ये ऐसे एजेस फॉर्म होते हैं। इन एजेस को हम क्या बोलते हैं, वेवी एजेस बोलते हैं। तो दिस इज बेसिकली व्हाट, एज क्रैकिंग। इस वेवी एजेस को रोकने के लिए हम कैम्बरिंग देते हैं। हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर रोलर में कैम्बर देते हैं, जिस डायरेक्शन में आपका रोल बेंड हो रहा है उसी डायरेक्शन में हम उसको बेंड पहले से ही कर देंगे, ताकि ड्यू टू द रोलिंग प्रोसेस वो वापस अपनी साइज में आ जाए। सो अगर आप ओवर कैम्बरिंग कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपको एलिगेटर कैसे क्रैक दिखाई देंगे, यस ना, एलिगेटर। अगर आप इनसफिशिएंट क्रैक कर देंगे तो आपको एज क्रैकिंग हो गया, जिपर क्रैक्स हो गया, वो ऐसे क्रैक्स आपको दिखाई देंगे। सो दे आर बेसिकली रोलिंग डिफेक्ट्स लाइक योर वेवी एजेस, edge cracking, your zipper cracks and alligatoring. These are the defects of the rolling. Now come to the next question. Next question ये है my dear, what are the extrusion ratio? You know what is the meaning of extrusion? It is a metal forming operation, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये आपका metallic, अगर आपको बताऊँ मैं what are the extrusion ratio, so you can appreciate the concept. Now you can say that this is what the extrusion process, जैसे आप देख पा रहे हैं ये आपका हॉट मेटेलिक होता है बिलेट, यहाँ से आपका रैम आता है, और कहीं ना कहीं आपका रैम के फोर्स के कारण ये जो आपकी डाई लगी है उस डाई की शेप के अकॉर्डिंग, इस डाई की शेप के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, यहाँ से वर्कपीस आपका निकल रहा है। क्लियर? सो देखो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं मेटेलिक चैम्बर। दिस इज व्हाट हॉट मेटेलिक बिलेट, दिस इज हॉट मेटेलिक बिलेट, ये आपका हॉट मेटेलिक बिलेट है। यहां से आपका रैम आ रहा है, और जैसे यहां से रैम का प्रेशर आया तो क्या हुआ, यहां से आपका वर्कपीस एक्सट्रूड हुआ। नाउ यहां से अगर हम बात करें तो चेंजिंग, जैसे ही आप चेंज कर देंगे डाई की शेप को, तो कहीं ना कहीं आपका वर्कपीस का शेप भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दिस इज यूनिक फीचर ऑफ द एक्सट्रूजन प्रोसेस, है ना। इफ यू वांट टू obtain some complex cavities, if you want to obtain the complex product, then just you change the shape die, है ना, just to change the die shape and you will get the different product, okay. But in extrusion process जो आपको वर्कपीस एक्सट्रूड हो रहा है उसका पर्टिकुलर लेंथ के लिए क्रॉस सेक्शन क्या है, सेम है। This is also the limitation of extrusion, है ना, this is also the limitation of extrusion, particular length के लिए इस क्रॉस सेक्शन क्या है my dear, सेम है। क्लियर? नाउ सो व्हाट इज एक्सट्रूजन रेशियो? एक्सट्रूजन रेशियो क्या होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका कुछ एरिया होगा, ए इनिशियल बोल दूं या ए ओरिजिनल बोल दूं, दिस इज ए ओरिजिनल। जैसे ही ये डाई में से बाहर निकला तो ये क्या हो गया आपका ए फाइनल। सो यहाँ पे अगर एक्सट्रूजन रेशियो की बात करें, अगर हम यहाँ पे एक्सट्रूजन रेशियो की बात करें, दिस इज व्हाट ए नॉट अपॉन ए एफ, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, दिस इज ए ओरिजिनल अपॉन ए फाइनल, यही क्या होता है आपका एक्सट्रूजन रेशियो होता है। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 400 फॉर द एल्यूमिनियम। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम इन हॉट एक्सट्रूजन? देखो हॉट एक्सट्रूजन जैसे हमने बात किया कि यहाँ पे जो पूरा प्रोसेस है, जो आउटपुट आपको मिल रहा है एक्सट्रूजन प्रोसेस में, जस्ट डिपेंड्स अपॉन द डाई शेप, जस्ट डिपेंड अपॉन द डाई शेप। सो डाई का डिजाइनिंग करना
डाई का डिजाइनिंग करना बहुत बहुत डिफिकल्ट काम होता है यहाँ पे। सो व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम इन हॉट एक्सट्रूजन? मेजर प्रॉब्लम इन हॉट एक्सट्रूजन इज डिजाइन ऑफ डाई। डाई का डिजाइन करना ही यहाँ पे सबसे बड़ा, मैं कहता हूँ क्या, ऑब्स्टेकल है, मैं कहूँ सबसे बड़ा चैलेंज है आपके लिए हॉट एक्सट्रूजन में। बिकॉज जो आपका मेटेरियल एक्सट्रूड हो रहा है, इट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द डाई डिजाइन। Yes, so I can say that a major problem in a hot extrusion is what? Die designing. Clear? Now, can we extrude a brittle materials? देखें, क्या आप brittle material को extrude कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? Yes, we can extrude the brittle materials by the hydrostatic extrusion. Because देखो यहाँ से देखें, अगर ये आपका बिलेट है और यहाँ पे हम हाई प्रेशर लगा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रैम, अगर यहाँ पे ब्रिटल मेटल होगा तो हो सकता है वो क्रैक हो जाए, इतना हो सकता है वो क्रैक हो जाए, इतना पर्टिकुलर फोर्स को सहन नहीं कर पाए। तो इसलिए हमने क्या किया, दिस इज बेसिकली व्हाट? हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन। यस, यहाँ पे हम डायरेक्टली, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली उस पर्टिकुलर वर्क हॉट मेटेलिक बिलेट पे हम डायरेक्टली प्रेशर नहीं लगा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से पानी से प्रेशर लगा रहे हैं। दिस इज बेसिकली व्हाट? फ्लूइड। और जैसे ही इस पर्टिकुलर फ्लूइड को हम रैम की सहायता से प्रेशर लगाएंगे तो इस हॉट मेटेलिक बिलेट जो आपको दिखाई दे रहा है, इस बिलेट पे चारों ही तरफ से, है ना, फ्रॉम द सराउंडिंग इस हॉट मेटेलिक बिलेट पे आपका प्रेशर लगने वाला है फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस, है ना, पूरा की पूरा जो आप दिखाई दे रहा है, चारों तरफ से यहाँ पे क्या लगने वाला है, प्रेशर लगने वाला है। और जैसे ही यहाँ पे प्रेशर लगेगा तो ये जो वर्कपीस है जो कि ब्रिटल था, वो कहीं ना कहीं डक्टाइल की तरह बिहेव करने लग जाता है। इसे ही बोलते हैं प्रेशर इंड्यूस्ड डक्टिलिटी, है ना, इसे ही बोलते हैं अपन प्रेशर इंड्यूस्ड डक्टिलिटी। सो whenever you want to extrude any kind of hard materials, any kind of metal which have very high strength, then we use the hydrostatic extrusion, जहां पे हम डायरेक्टली उस पर्टिकुलर रैम से उस वर्कपीस पे फोर्स नहीं लगाते हैं, हम यहाँ पे फ्लूइड की सहायता से, जो आपका फ्लूइड है उसकी सहायता से यहाँ पे हम प्रेशर लगाते हैं, ताकि क्या हो, एक तो आपका रैम और वर्कपीस के भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो, और ये जो मेटेलिक आपका जो दिखाई दे रहा है चैम्बर और वर्कपीस के बीच में भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं, जिससे फ्रिक्शन भी आपका कम हो जाए। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो फ्लूइड दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी लुब्रिकेंट की तरह भी वर्क करता है। तो इट मींस व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? यस, वी कैन एक्सट्रूड द बेटर मटेरियल विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन, विद द हेल्प ऑफ माय डियर हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन। नाइस। सो in wire drawing which stresses are appear? Now if I talk about the wire drawing, please see this, if I talk about the wire drawing, तो which stresses are appear? अगर मैं stresses की बात करूं, देखें, these are the dies, these are basically what the dies, yes, और यहाँ पे आप जैसे ही in wire drawing process it is a cold working process and it is just restricted to ductile materials। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पुलिंग एक्शन करते हैं, है ना, यहाँ पे हम पुलिंग एक्शन करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक रॉड है जिसका कि आपको वायर बनाना है, तो यू डिड द पुलिंग एक्शन, नॉट पुशिंग, पुलिंग एक्शन होता है, जिसकी वजह से ये जो आपका एग्जिट है, ये जो आपको एग्जिट है, यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा। यस, देयर इज टेंसाइल स्ट्रेस, बट अगर जहाँ पे डिफॉर्मेशन हो रहा है, जहाँ पे आपका डिफॉर्मेशन हो रहा है, वहां पे टेंसाइल भी लगेगा, कंप्रेसिव भी लगेगा और shear भी लगेगा। तो ध्यान रखना, in the wire drawing process at the exit tensile stresses are formed, at the exit tensile stresses are formed, else अगर हम बात करें डिफॉर्मेशन जोन का, this is for the deformation zone, in deformation zone टेंसाइल, बिकॉज यहाँ टेंसाइल लग ही रहा है, टेंसाइल प्लस कंप्रेसिव, टेंसाइल प्लस shear, ये तीनों ही स्ट्रेस इस डिफॉर्मेशन जोन में लगते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे टेंसाइल कहाँ लगेगा, जहाँ पे एग्जिट हो रहा है, बट तीनों की तीनों फोर्सेस टेंसाइल, कंप्रेसिव और शियर, वो कहाँ लगेंगे, डिफॉर्मेशन जोन में लगते हैं। क्लियर ना? दिस इज बेसिकली व्हाट स्ट्रेसेस इन द वायर ड्राइंग प्रोसेस। नाउ अगर आगे हम बात करें, डिफाइन द एडवांटेजेस ऑफ द फोर्जिंग प्रोसेस एंड क्लासिफाई द फोर्जिंग। देखिए माय डियर, अगर हम बात करें कि भाई what is the forging advantage, तो in the forging process आप क्या करने वाले हैं, there are two types of forging process like your drop forging and press forging। so in drop forging repetitively आप हैमर उसके ऊपर ब्लो कराएंगे और हॉट वर्कपीस के ऊपर, जिसको कि आप डिफाइंड डायरेक्शन में मेटल फ्लो करवा पाएंगे।
यू नो इन एक्सट्रूजन प्रोसेस आपने अभी देखा था, पर्टिकुलर लेंथ के लिए आपको जो क्रॉस सेक्शन मिल रहा है वो क्या है, सेम है। यस, इन यू नो इन एक्सट्रूजन प्रोसेस पर्टिकुलर लेंथ के लिए आपको जो क्रॉस सेक्शन क्या है, सेम है। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं इस फोर्जिंग प्रोसेस में, तो पर्टिकुलर लेंथ के लिए आपका क्रॉस सेक्शन सेम नहीं होगा, कहीं ना कहीं आप उसको चेंज कर सकते हो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द फोर्जिंग प्रोसेस। यू नो क्रेंक शाफ्ट and many kinds of complex geometries are basically obtained by the forging process, because particular length के लिए आप उसमें areas को change कर सकते हो। That's why connecting rods, cam shaft are basically manufactured by the forging process. Clear? So classify the forging process. There are two types of forging process mainly: drop forging and press forging. Press forging are also basically called as press forging को हम बोलते हैं closed die forging as well. So in drop forging, my dear, you have your hot metal, then repetitively blows are there. Repetitively blow आपके आते रहते हैं ऊपर हैमर के, जिससे कि आप मेटल फ्लो करवाते हो। लेकिन अगर हम बात करें क्लोज डाई फोर्जिंग का, देखें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज डाई फोर्जिंग एंड इसमें क्या होगा। अगर हम ओपन डाई फोर्जिंग की बात करें या ड्रॉप फोर्जिंग की बात करें, तो सम काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ टू डाइज आर देयर, ओके, दिस काइंड ऑफ डाइज आर देयर, एंड ये मान लीजिए आपका हॉट मेटेलिक बिलेट है, या मैं कहूँ आपका हॉट वर्क पीस है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो अपर डाई है, इससे आप रिपीटेटिव ब्लो करवाएंगे माय डियर, जिसकी और तब तक ब्लो करवाते रहेंगे जब तक कि ये जो डाई आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये पूरी दोनों डाई जो है आपस में क्लोज नहीं हो जाती, तब तक हम इसमें रिपीटेटिव ब्लो करवाते रहेंगे। जैसे ही जिस टाइम दोनों की दोनों डाइज आपस में क्लोज हो गई, तो मैं कह सकता हूँ कि जो आपका हॉट मेटेलिक बिलेट है या जो हॉट मेटल आप देख रहे हो, वो इस डाई में पूरा की पूरा जब शेप ले लेगा। क्लियर? तो इसे बोलते हैं अपन ओपन डाई फोर्जिंग या ड्रॉप फोर्जिंग। अगर हम बोले प्रेस फोर्जिंग या क्लोज डाई फोर्जिंग, इन दैट काइंड ऑफ फोर्जिंग ये हम यूज करते हैं कहीं ना कहीं बड़े वर्क पीस बनाने के लिए, है ना, प्रेस फोर्जिंग। और प्रेस फोर्जिंग की बात करें तो वहां पे क्या होगा, रिपीटेटिव ब्लो नहीं होगा, वहां पे आप स्क्वीज एक्शन करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ अपर डाई ऑन द वर्क पीस। वी डू द स्क्वीजिंग एक्शन। जैसे ही स्क्वीजिंग एक्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो सेम वहां पे भी हम दो डाई हाफ लेने वाले हैं इन द स्क्वीज फोर्जिंग, या हम उसे बोलते हैं क्लोज डाई फोर्जिंग। वहां पे भी हम क्या करने वाले हैं, दो डाई हाफ लेने वाले हैं, लेकिन वहां पे रिपीटेटिव ब्लो नहीं करने वाले हैं, वहां पे हम कहीं ना कहीं एक स्क्वीजिंग एक्शन करने वाले हैं, एक साथ प्रेशर देने वाले हैं, ताकि क्या हो, आपका ये जो जब रिट्रैक्शन हो रहा है इस ड्रॉप फोर्जिंग में, तो क्या हो रहा है, ये जो एनर्जी ज्यादा वेस्ट हो रही है। बट इन स्क्वीजिंग हम कह सकते हैं क्या, एक बार में हम स्क्वीज कर देंगे अपर डाई को और क्लोज डाई को, ताकि आपका जो वर्क पीस है वो कहीं ना कहीं उस डाई का शेप ले लेगा। तो दिस इज जस्ट टू टाइप्स ऑफ फोर्जिंग प्रोसेस in broadly classifying, just like your drop forging and like your press forging. Clear? Now what are the sequential process for manufacturing the connecting rod by forging? अगर आप बोलें कि भाई कौन कौन से sequential process होते हैं ड्रॉप फोर्जिंग में, अगर आपको कनेक्टिंग रॉड बनानी है, तो sequential process for देखिए ध्यान से कौन कौन से सिक्वेंशियल प्रोसेस होते हैं इन द ड्रॉप फोर्जिंग। देयर आर 5 to 6 सिक्वेंशियल प्रोसेस फॉर द ड्रॉप फोर्जिंग। एज यू सी दिस इज व्हाट द प्रेस फोर्जिंग। ये आपका प्रेस फोर्जिंग, ये आपके अपर डाई है, लोअर डाई है, बीच में आपका वर्क पीस। जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपका जो वर्क पीस है वो कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे आपके डाई की शेप में फैल जाएगा या उसका शेप ले लेगा। यस, अगर सिक्वेंशियल प्रोसेस की बात करें माय डियर, तो सबसे पहला आता है फुल रिंग। फुल रिंग का मतलब क्या है कि आपका क्रॉस सेक्शन क्या करना, डिक्रीज करना। कहीं ना कहीं अगर आपको क्रॉस सेक्शन डिक्रीज करने की रिक्वायरमेंट है तो इसे बोलते हैं अपन फुल रिंग प्रोसेस। सबसे पहला पतला करना वर्क पीस को, इसे बोलते हैं फुल रिंग। फुल रिंग के बाद गैदरिंग ऑफ वर्क पीस। फुल रिंग कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ कॉन्केव डाई। एंड एजिंग कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स डाई। Okay, for with the help of convex die we use the two halves of the convex die and there is a work piece। मेटल को एक जगह गैदर करने के लिए हम क्या करते हैं, एजिंग प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहला अगर हम बात करें, सबसे पहला आपका होगा फुल रिंग प्रोसेस, है ना। सबसे पहला होगा आपका फुल रिंग प्रोसेस। फुल रिंग के बाद होता है आपका एजिंग प्रोसेस। एजिंग में हम कहीं ना कहीं मेटल को गैदर करते हैं और उसके बाद होता है बेंडिंग। अगर बेंडिंग की नीड है तो वहां पे क्या होगा, आपका बेंडिंग होगा। उसके बाद आता है आपका ब्लॉकिंग। उसके बाद ब्लॉकिंग, इट इज जस्ट सेमी फिनिशिंग ऑपरेशन। दिस इज व्हाट द ब्लॉकिंग ऑपरेशन, इट इज सेमी फिनिशिंग। और फिर आता है आपका फिनिशिंग, जिसमें कि आप ऊपर नीचे दोनों स्क्वीजिंग
बेसिकली क्या कर रहे हैं आप ड्रॉप फोर्जिंग में, द ब्लॉकिंग एंड फिनिशिंग बोथ आर द फिनिशिंग ऑफ बोथ आर द टू डाइस ऑपरेशन। इन ब्लॉकिंग आप जस्ट शेप को इम्प्रिंट करते हैं, एंड नाउ फिनिशिंग शेप अच्छी तरीके से इम्प्रिंट करने के लिए आप फिनिशिंग ऑपरेशन करते हैं अलग अलग डाइज में। देन जो भी फ्लैश आपका डेवलप हो रहा है, उस फ्लैश को हटाने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं ट्रिमिंग, है ना। पूरी की पूरी अगर पेरीमीटर की बात करूं, वहां से अगर आपको अनवांटेड मेटल्स हटाने हैं, जब भी आप फोर्जिंग करते हैं तो फ्लैश जमा हो जाता है बिल्कुल एट द पेरीमीटर ऑफ द वर्क पीस, तो उनको हटाने को बोलते हैं अपन ट्रिमिंग। सो अगर पूछते हैं कि भाई कौन कौन से सिक्वेंशियल प्रोसेस दिखाई देते हैं, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहला आता है फोल्डिंग प्रोसेस। यस ना, सबसे पहला फोल्डिंग प्रोसेस। In this process we reduce the diameter of the rod. Then my dear aging process, we gather the workpiece. Aging के बाद आता है blocking. We just semi finishing process. We just imprint the block over here. इसे बोलते हैं blocking. Impression करते हैं अपन. Now finishing. टू क्लोज डाई में रख के आप क्या करने वाले हैं, बेसिकली यहाँ पे शेप देने वाले हैं, फिनिशिंग। देन व्हेन यू ट्रिम द फ्लैशेज around the periphery of the workpiece, then it is for the trimming process। ऐसा कर करके आपका जो कनेक्टिंग रोड बन जाएगा। So what are the sequential process my dear? Sequential process is now fullering, aging, blocking। अगर bending की requirement है तो you did the bending after the aging, okay? So fullering, aging, bending, blocking, finishing and trimming, they are the sequential process for the connecting rod। Now नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द शीट मेटल ऑपरेशंस। अगर हम शीट मेटल ऑपरेशंस की बात करें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेशन माय डियर। अगर शीट मेटल ऑपरेशंस की बात करें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस लाइक शीट मेटल। द फर्स्ट वन इज शीट मेटल कटिंग ऑपरेशन एंड शीट मेटल कटिंग ऑपरेशन एंड शीट मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशंस। शीट मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन। अगर बोले भाई शीट मेटल कटिंग ऑपरेशंस को क्या क्या बोलते हैं भाई, शीट मेटल कटिंग ऑपरेशंस को दे आर पंचिंग, यस ना, पंचिंग, ब्लैंकिंग, नोचिंग, निबलिंग, है ना। दे आर पंचिंग, ब्लैंकिंग, नोचिंग, ओके, निबलिंग, परफोरेटिंग, निबलिंग, परफोरेटिंग, दे ऑल आर परफोरेटिंग, लेंसिंग, स्लिटिंग, ये सब क्या है आपके शीट मेटल कटिंग ऑपरेशन है। शीट मेटल कटिंग ऑपरेशन में जो मैकेनिज्म में काम आता है उसे बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ शेयर, मैकेनिज्म ऑफ माइट शेयर। अगर हम बात करें शीट मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशंस का, अगेन देयर आर वेरियस काइंड ऑफ शीट मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशंस। व्हाट आर द शीट मेटल फॉर्मिंग, कि भाई जहां पे हम शीट की शेप में चेंज करते हैं, ना कि कहीं ना कहीं हम मेटल रिमूव करते हैं। मेटल रिमूव नहीं करते हैं, हम शीट की शेप में चेंज करते हैं। तो यहां पर हम देखें शीट मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशंस हैव लाइक योर ड्राइंग ऑपरेशन, है ना, जिसमें कि हम डीप ड्राइंग करते हैं, कप वगैरह बनाते हैं, जैसे ना ड्राइंग ऑपरेशन। योर आयरनिंग ऑपरेशन, व्हेन वी डिड द reduce the thickness of the wall, it is called the ironing operation। like ड्राइंग हो गया, आयरनिंग हो गया। देन हम बात करते हैं स्पिनिंग ऑपरेशन। स्पिनिंग इज अगेन द शीट मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन, क्लियर। बेंडिंग इज व्हाट द शीट मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन। कोइनिंग में आप कंप्रेशन लगा के कहीं ना कहीं आप कोइंस वगैरह बना सकते हैं, इट इज व्हाट द कोइनिंग ऑपरेशन। कोइनिंग एंड योर इम्बोसिंग, कोइनिंग, इम्बोसिंग, दे ऑल स्ट्रेच फॉर्मिंग, so they all are sheet metal forming operations, ठीक है। so ये जो आपको प्रोसेस दिखाई दे रहे हैं, they are sheet metal operations like sheet metal cutting operation and sheet metal forming operations। cutting में आपका metal remove होगा, just like your punching, blanking, notching, nibbling, perforating, and in the sheet metal forming operations like your drawing operation, ironing operation, spinning operation, bending, coining, embossing, stretch forming, they all are the sheet metal forming operations। nice। Now what are the punch and die size, what are the punch and die size in punching and blanking। देखिए पंचिंग एंड ब्लैकिंग में डाई साइज को समझने के लिए कहीं ना कहीं आपको ये देखना पड़ेगा पंचिंग एंड ब्लैकिंग है क्या। पंचिंग एंड ब्लैकिंग की बात करें, बोथ आर द शीट मेटल कटिंग ऑपरेशंस एंड द मैकेनिज्म इज बोथ एम सेम, मैकेनिज्म इज व्हाट shear। लेकिन इन पंचिंग ऑपरेशन you use the punching machines। if punching operation is there, we required a hole,
यस ना, वी रिक्वायर्ड अ होल, उसे बोलते हैं अपन पंचिंग ऑपरेशन. इन ब्लैंकिंग ऑपरेशन माय डियर, इफ यू रिक्वायर्ड द ब्लैंक, दोनों में देखो ऑपरेशन सेम है. पंचिंग मतलब क्या, इफ यू रिक्वायर्ड द होल ऑन द शीट एंड इज कॉल्ड द पंचिंग ऑपरेशन. नाउ ब्लैंकिंग मतलब क्या, इफ यू रिक्वायर्ड द ब्लैंक्ड पार्ट, if we require the disk, if we require this, like we required 15 mm disk from the sheet, then it is called the blanking operation. We require 10 mm hole on the sheet, this is punching operation. Now पूछा है कि भाई पंचिंग एंड बेसिकली पंचिंग और ब्लैंकिंग में डाई का साइज क्या होगा और पंच का साइज होगा ना. अगर हम पंचिंग की बात करें माय डियर, अगर हम पंचिंग की बात करें तो इन पंचिंग पंच साइज इज इक्वल टू व्हाट, होल साइज. ओके, इन पंचिंग punch size is equal to what, whole size. yes ना, punch size is equal to what, whole size. और अगर हम यहाँ पे डाई की बात करें, अगर हम यहाँ पे हमारी डाई साइज की बात करें, we just give the clearance, it is just the whole size, it just punch size plus 2 times of clearance. What is clearance? It is just the difference between the two blades, like difference between punch and die. yes ना. So punch size is equal to what, this is punch size plus 2 times of clearance, because हम ये डाई में क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इन पंचिंग ऑपरेशन सबसे पहली बात हमें होल चाहिए और बर का फॉर्मेशन नहीं हो, जो ब्लैंक्ड पार्ट है आराम से निकल जाए. उसके लिए हम डाई को कहीं ना कहीं विद द हेल्प विद द फैक्टर्स ऑफ स्प्रिंग बैक इफेक्ट हम यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ क्लेंस देते हैं इन पंचिंग ऑपरेशन. कहाँ पे, डाई में. यही अगर मैं बात करूं ब्लैंकिंग ऑपरेशन का, है ना, यही अगर मैं बात करता हूं ब्लैंकिंग ऑपरेशन का, अगर हम बात करें ब्लैंकिंग ऑपरेशन का माय डियर, तो दिस ब्लैंकिंग ऑपरेशन वी वांट अ ब्लैंक, वी वांट अ ब्लैंक, दैट्स व्हाई. और ब्लैंक निकलेगा कहां से, ब्लैंक निकलेगा आपके डाई में से. दैट्स व्हाई इन ब्लैंकिंग ऑपरेशन माय डियर, डाई साइज इज इक्वल टू व्हाट, साइज ऑफ प्रोडक्ट. डाई साइज इज इक्वल टू व्हाट, साइज ऑफ प्रोडक्ट. एंड पंच साइज इज इक्वल टू डाई साइज, punch size is equal to die size minus 2 times of clearance. Die size minus my dear 2 times of clearance. क्लियर ना. सो ये है. अगर पूछेगा भाई पंचिंग में आप क्लियरेंस कहाँ देते हैं, पंचिंग में आप देते हैं क्लियरेंस डाई में, और इन द ब्लैंकिंग गिव द क्लियरेंस इन द पंच with various kind of factors, like we want the minimize burr, we want, and due to spring back effect we give the clearance to the die in punching operation, and we give clearance to the punch in blanking operation. Okay, now what are the sheet forming operations? Sheet forming operations कौन से हैं, जैसे कि हमने बात की थी अभी. sheet forming operations are like your drawing operation, your ironing operation, your spinning operation जो कि आपका लेथ मशीन पे होता है ना, लेथ spinning operation, like your stretch forming operations, like your bending operations, coining operations, and my dear embossing operations, they all are sheet metal forming operations. Now the last question is, what are the spring back effect in forming operation? देखो, what is the meaning of spring back? If you do the plastic deformation in any kind of workpiece, है ना, forming operation में करने क्या वाले हैं, plastic deformation करने वाले हैं. तो उस final deformation में this is the combination of, in final deformation this is the combination of this is combination of elastic deformation plus plastic deformation. And when you release the load, जब लोड को रिलीज कर देते हैं तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन वापस से क्या होगा, इलास्टिक डिफॉर्मेशन वापस से गेन होता है ना. दिस काइंड ऑफ जब आपका इलास्टिक डिफॉर्मेशन वापस से गेन होता है उसे बोलते हैं स्प्रिंग बैक इफेक्ट. यस ना. सो व्हेन यू deform any kind of material above its elastic range, elastic limit, तो plastic deformation will happen. So if we release the load, अगर आपने लोड को हटा दिया, then elastic deformation वापस रिकवर होता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्प्रिंग बैक इफेक्ट. इट इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द यंग्स मॉडल्स, यंग मॉडल्स पे भी आपका ये डिपेंड करता है क्या, स्प्रिंग बैक इफेक्ट. सो दीज आर सम एक्सेप्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम द मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, फ्रॉम द शीट मेटल ऑपरेशंस, जो कि कहीं ना कहीं आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं. आई होप यू लाइक द सेशन. आपको अगर हेल्प मिले तो यू जस्ट लाइक द सेशन एंड शेयर दिस. थैंक यू सो मच एंड गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन. थैंक यू.